बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। कल हमने जो टॉपिक देखा था उसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमने देखना है जी, ये चैप्टर नंबर 1 का ही जो है लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बतानी है और ये आपके पास जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है कि आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। हाँ जी, आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो हमेशा अचीव होता है जब आपका सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि ओपन सिस्टम में जब हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं, अगर उसमें फ़र्ज़ करें कि कोई भी गैस बनती है और वो गैस वहाँ से निकल जाती है तो वो रिएक्शन हमारे पास दोबारा से रिवर्स नहीं होता। जब रिवर्स नहीं होगा तो फिर आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो हमेशा अचीव होता है क्लोज्ड सिस्टम में, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज़ ना तो बाहर से एंटर हो और ना ही अंदर से कोई भी चीज़ वहाँ से लीव करे, ठीक है। यानी ना तो बाहर से कोई चीज़ अंदर दाखिल हो, ना अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जाए, ठीक है। तो वो क्लोज्ड सिस्टम आपके पास होगा तो फिर आपके पास अचीव होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा हमारे पास जो इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें हम लोग देखते हैं जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो कैपिटल आर है वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ भी सेम कैपिटल आर रेट को और स्मॉल आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन को, ठीक है। तो आपने जो है वो पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता कब है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, ठीक है। यहाँ पर आपका रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, ठीक है। आपका रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि तब आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। उसके बाद जी हमारे पास इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की जो कंसेंट्रेशन है या अमाउंट है, ठीक है। तो इसमें कंसेंट्रेशन जो है ये आपके पास चेंज नहीं होती, कंसेंट्रेशन डू नॉट चेंज। इसमें सिर्फ आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है, उसका रेट इक्वल हो जाता है, लेकिन इसमें इनकी कंसेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि हम रिएक्शन लेते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आपने किसके साथ करवाया है, वाटर के साथ, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बनता है C6H12O6 और इसके साथ ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। ये आपके पास है जी ग्लूकोज। अब इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का,
ये रिएक्शन आपके पास कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन को यहाँ से रिवर्स कर दें, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाए और इसके नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा से बन जाए। ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं जी रेस्पायरेशन का, ठीक है। तो क्या इस पूरे रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें जब हमने इस रिएक्शन को रिवर्स किया है तो इसमें हमने जी ऑक्सीजन को निकाल दिया हो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन उसकी चेंज हो गई, अमाउंट चेंज हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता, जितनी भी अमाउंट है वो इसकी चेंज नहीं होती, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। हाँ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड से रिवर्स चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। इसकी कंसंट्रेशन के अलावा अगर हम बात करें इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंस की ना तो कंसंट्रेशन चेंज होती है, ना ही उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि हम ले लें कि कलर हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गई, इसके अलावा इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। ये तमाम चीज़ें इसकी आ जाती हैं जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर चेंज नहीं होंगी। तो फोर्थ पे हमारे पास आ जाती है अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं और इसको अटेन हम किसी भी डायरेक्शन में जो है वो अपने रिएक्शन से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट लें या फिर आप स्टार्ट लें प्रोडक्ट से। ठीक है, दोनों सूरतों में ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम अगर हम रिएक्टेंट से स्टार्ट लेंगे तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएंगे, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, या दूसरी सूरत में अगर हम प्रोडक्ट से स्टार्ट लें तो प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट बन जाएंगे, उसके बाद रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आपके पास जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस सूरत में भी अचीव हो सकता है। जैसे कि आपने एग्जांपल पीछे देखी थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है जी हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो अगर तो हम रिएक्टेंट से स्टार्ट लें तो रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट बनेगा और ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से बन जाएंगे दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में भी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर हम स्टार्ट ही इधर से लें प्रोडक्ट से, ठीक है, तो प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट, तो इधर भी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किसी भी सूरत में अचीव कर सकते हैं, चाहे हम स्टार्ट रिएक्टेंट से लें या फिर हम स्टार्ट प्रोडक्ट से लें। उसके बाद जी हमारे पास जो है इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है रीइस्टेब्लिशमेंट। रीइस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि दोबारा से कायम करना। रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट आफ्टर डिस्टर्बेंस। यानी अगर आपने पहले जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये अचीव की थी, उसके बाद आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, तो डिस्टर्ब करने के बाद हम दोबारा से इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें उसको जो है वो कुछ कंडीशंस देनी होंगी, जैसे कि हम उनकी कंसंट्रेशन के लिहाज से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर के लिहाज से कोई भी कंडीशन दे के हम जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से हम
रीइस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है कि मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी कि ये हमारे पास हमेशा अचीव होता है किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में, जिसमें ना तो कोई चीज़ इसमें एंटर होगी ना ही इसको लीव करेगी। ठीक है। सेकंड, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, और यहाँ पर रिएक्शन आपका स्टॉप नहीं होता और दोनों रेट की डायरेक्शन आपके पास एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ठीक है। थर्ड, हमने इसकी पढ़ी है जी कि इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। कंसंट्रेशन कह सकते हैं हम, अमाउंट कह सकते हैं। ठीक है, कि इसमें इन जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं उसकी कोई भी कंसंट्रेशन वहाँ पर चेंज नहीं होती। जैसे हमने इसमें एग्जांपल देखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में हमारे पास बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। रिवर्स क्या होगा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन से दोबारा हमारे पास बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये होगी इसकी रेस्पायरेशन। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस में हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि इनमें कहीं भी किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, बल्कि दोनों जो रिएक्शंस हैं उनमें कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कंसंट्रेशन के अलावा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, ना इनका कलर, इनकी डेंसिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। फोर्थ जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने अगर अटेन करना है तो क्या ज़रूरी है कि हम उनको रिएक्टेंट से ही स्टार्ट लेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बल्कि अगर हम रिएक्टेंट से स्टार्ट लें तब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, और अगर हम प्रोडक्ट से स्टार्ट लें तब भी हम लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसके लास्ट हमने करैक्टरिस्टिक पढ़ी है कि अगर आपने किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, तो क्या हम इसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप इसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी इसकी कंसंट्रेशन के मुताबिक कंडीशन देनी होगी, या टेम्परेचर या प्रेशर के लिहाज से आप इसको जो है वो दोबारा इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी लॉ ऑफ मास एक्शन। ये शॉर्ट के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो आप बताएं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगी, या फिर आपको लॉन्ग के तौर पर भी ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इस लॉ की तरफ। इसको सबसे पहले जो है वो दिया था गोल्डबर्ग और वेग साइंटिस्ट है, गोल्डबर्ग और वेग, इन्होंने ये लॉ पेश किया था जी 1869 में। ठीक है, यानी गोल्डबर्ग और वेग ने जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो दिया था 1869 में। ठीक है, अब इनका लॉ क्या है कि रेट ऑफ सब्सटेंस, अभी हमने रिएक्शन की बात नहीं की है, हमने किसी भी सब्सटेंस की बात की है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मैंने सैम्पल लिखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ज़ाहिर करता है। ठीक है, एक्टिव मास के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है जी? एक्टिव मास के। ठीक है, अब ये हमारे पास अभी हाफ डेफिनेशन हुई है कि हमने अभी सिर्फ सब्सटेंस के रेट की बात की है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के, यानी इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अगेंस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही होती है। लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल जो है हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो इसका मतलब होगा कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, अब जो इसकी हम नेक्स्ट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, पहले सब्सटेंस की बात की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस
ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि रिएक्टेंट्स की हम बात करें, ठीक है। रिएक्टेंट्स के हमने लेने हैं जी एक्टिव मास, उनका प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को आप अभी एक्टिव मास से समझ जाएंगे, ठीक है। हम जो है इसके सबसे पहले एक्टिव मास की डेफिनेशन कर लेते हैं कि एक्टिव मास हमारे पास कौन सी चीज़ होती है। ये होती है जी हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो आपके पास होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं एक्टिव मास को, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। इन स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक्टिव मास को शो करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने जनरल कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है, जैसे कि हमने कहा कि जी ए और बी दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी सी और डी, ठीक हो गया। तो अगर फ़र्ज़ करें कि इस रिएक्शन में हम इनकी डेफिनेशन के लिहाज से बात करें कि रेट ऑफ सब्सटेंस था ना, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सब्सटेंस ए है, तो हम उसके एक्टिव मास में लिखेंगे तो हम ए को क्या कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। यही एक्टिव मास हो गया। हमने देखना है कि जी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, यही फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं ए और बी। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लेने हैं। हमारे पास कौन से थे, ए और बी, हमने उसको एक्टिव मासेस में लिखना है, यानी कि ए और बी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी मेरे पास जो था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मासेस, ठीक है। ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे, उनका हमने ले लिया जी एक्टिव मास, ठीक है। और ये इनका प्रोडक्ट, ठीक हो गया। समझ आ गई आप लोगों को। तो इसमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इक्वलिटी में, तो साथ एक कांस्टेंट का इजाफा होता है। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट के एफ लिख रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन था तो इसलिए हमने साथ क्या लगाया है, एफ लगाया है, ठीक है। यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में जब कन्वर्ट किया है तो साथ हमारे पास किसका इजाफा हुआ है, एक कांस्टेंट का इजाफा हुआ है, जो हमने क्या लगाया है, के एफ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले के लिए हमने क्या लगाया है जी, के एफ। बाकी सेम हम ऐसे ही लिख देंगे, ए और बी। तो जी नेक्स्ट है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि जिसमें सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे ए और बी। तो यहाँ पर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, सी और डी, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के एक्टिव मास और डी के एक्टिव मास के, ठीक है। तो सेम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी में तो साथ क्या होगा, एक कांस्टेंट का इजाफा, जो हम लोग लिख रहे हैं के आर, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा। बाकी सी और डी, यानी यहाँ पर अभी तक हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकाला है
और हमने निकाला है जी रिवर्स रिएक्शन का रेट, ठीक है। और आप जानते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने बात की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में हमारे पास वैल्यू क्या है, KFA/B, वो हम यहाँ लिख लेते हैं KFA और B। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में कौन सी वैल्यू है, KRCD, KRC और D। ये KR इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी हम लिख सकते हैं कि KF/KR, ये CD ऐसे ही आ जाएगा, CD। ये A और B इधर क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, A और B। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई होगी आप लोगों को। तो इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है वो कांस्टेंट है, ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। अगर हमने इनकी जगह पर जो है पूरे रिएक्शन का कांस्टेंट लेना हो तो उसको हम लोग लिखते हैं जी KC, यानी हम कह सकते हैं कि KF/KR इक्वल KC, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, KC। KC इक्वल होता है CD/AB, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ा है, ठीक है। लॉ ऑफ मैस एक्शन में सबसे पहले हमने बात की कि इसको गुल्डबर्ग और वेग ने दिया है 1869 में। इसकी पूरी डेफिनेशन में आता है कि जी रेट जो है किसी भी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के, ठीक है। एक्टिव मास होता है कि हम उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और हाँ, इसका यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन जब हम रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस देखते हैं, हम उनका एक्टिव मास लेते हैं, यानी हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान जो है वो हमारे पास वो प्रोडक्ट के तौर पे होते हैं, यानी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। हमने जनरल रिएक्शन लिया था कि A और B रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं C और D। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है। फॉरवर्ड रिएक्शन था कि जिसमें A और B से बना C और D। तो इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं A और B। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A एंड B। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, साथ एक कांस्टेंट का इजाफा, जो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट कौन सा लिखा है, KF, ठीक है, और AB, ठीक हो गया। उसके बाद जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे C और D। तो हमने कहा जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। सेम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो साथ एक कांस्टेंट का इजाफा जो आपके पास कौन सा है, KR है रिवर्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक हो गया। तो RF की वैल्यू थी KFAB और RR की वैल्यू हमारे पास थी KRCD, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर इनके कांस्टेंट हमने अलग कर लिए, इधर KR मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। A और B इधर मल्टीप्लाई थे, इधर आके डिवाइड हो गए, ठीक है। तो हम लोग जो हैं इन KF और KR जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट हैं, हम इनकी बजाय एक पूरे रिएक्शन का कांस्टेंट लेते हैं, वो क्या होगा, KC। तो इसकी बजाय हमने क्या लिख दिया, KC इक्वल CD/AB, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल को हम लोग हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।